हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से संबंधित कुछ चीज़ों को बताऊंगी। रिप्रोडक्शन, आपको पहले से पता है कि माता पिता का अपनी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो रिप्रोडक्शन मतलब जनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनिस बाय ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। ठीक है, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब सेम टू सेम अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है। ह्यूमन शोज सेवरल डाइमॉर्फिज्म दैट इज यूनिसेक्सुअल सेक्सेस सेपरेट। यहाँ पर डाइमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए हमें कुछ इवेंट्स का समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है। फर्स्ट इवेंट है गैमिटोजेनेसिस। यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसमें दो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और oogenesis की प्रोसेस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा या एग। ठीक है, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म बाय मेल इनसाइड फीमेल जेनिटेलिया। फीमेल के जेनाइटल पार्ट में सीमेन का रिलीज होना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। फिर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट जब मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज। सिन का मतलब जुड़ना, गैमी मतलब गैमी वैसे वर्ड जो बना है, गैमी का मीन होता है मैरिज। मैरिज मीन होता है, यहाँ पे क्या है? गैमीट का फ्यूज़न होना। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी सेम है टर्मिनोलॉजी। फिर इसके बाद जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट जब मिल जाता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है जो कि 2n कंडीशन में होता है। फिर इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद जब ह्यूमन का ब्लास्टोसिस स्टेज आ जाती है, ब्लास्टुला बनता है। फिर ब्लास्टोसिस स्टेज में आने के बाद वहाँ पे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जा कर के जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है और फिर वहाँ पे वो फर्दर वहाँ पे मतलब यूट्रस की दीवार पे चिपक के रहता है। फिर वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहले जैसे जाइगोट है, जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 64, 128, ये स्टेजेस आगे आती जाती हैं। पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसिस स्टेज में ह्यूमन का जो होता है ब्लास्टोसिस स्टेज में आकर के इम्प्लांट होता है फीमेल के यूट्रस की एंडोमेट्रियम की वॉल पर। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर जो ये पीरियड होता है प्रेगनेंसी पीरियड, और जितने समय तक वो यूट्रस के अंदर चिपक के रहेगा एम्ब्रियो, वो गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड कहलाता है। गर्भाकाल, फिर इसके बाद डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्टूरेशन कहलाता है। इसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद इसके बाद बेबी की डिलीवरी हो जाती है। आगे देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में को गोनैड्स कहते हैं जिसमें टेस्टिस आता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रिटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडाइडिमस, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस और इजेकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये आते हैं। रिटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडाइडिमस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल संख्या 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इसकी संख्या 1 होती है। कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इसकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार टोटल 5 सेक्स ग्लैंड्स यहाँ पे
होते हैं और एक मेल जेनिटेलिया पाया जाता है जिसको पेनिस कहते हैं। फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल जेनिटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम फीमेल गोनैड को पढ़ते हैं। फीमेल गोनैड में ओवरीज के बारे में, अंडाशय जिसको कहते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स पढ़ते हैं। फिर ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड को पढ़ते हैं। फिर फीमेल जेनिटेलिया जिसको वल्वा भी कहते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन, इसको पढ़ते हैं। फिर वजाइना और रेफिस को भी पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी को हम और डिटेल में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि था टेस्टिस। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स कि ये उदर गुहा एब्डोमिन के बाहर की तरफ लटका हुआ पाया जाता है। इनसाइड स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे, ये एब्डोमिनल पार्ट है, स्क्रोटल सैक है। स्टार्टिंग में यहाँ टेस्टिस बन रही है, फिर इसके बाद ये नीचे उतर के आ जाती है और ये जो पोर्शन दिख रहा है इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल यहीं पे है। अभी ये इंट्रा एब्डोमिनल कंडीशन में है, फिर बाद में ये टेस्टिस यहाँ पे उतर के आ जाता है। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर अगर ये टेस्टिस उतर के नहीं आ पाता है तो इस फेल्योर को या फिर इस डिसऑर्डर को कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल पार्ट से स्क्रोटल सैक में उतर के नहीं आ पाता है तो ये एक डिसऑर्डर होता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। लोकेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का लोकेशन कैसे कैसे होता है? इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इन रैट, बैट, लिजर्ड टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। इनमें जो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में कब आता है? स्क्रोटम में केवल ब्रीडिंग सीजन में आता है। किसमें किसमें? रैट, बैट, लिजर्ड, इसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। ठीक है, और इन एलिफेंट एंड एक्वेटिक एनिमल्स टेस्टिस ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल, इसमें हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल ही टेस्टिस रहती है। किस में रहती है? एलिफेंट में और एक्वेटिक एनिमल में। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में क्या देखते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आफ्टर 7th month टेस्टिस descend into scrotum sac with the help of inguinal canal in influence of टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का जब प्रभाव होता है इस 7th month का जब बेबी होता है, 7th month का जब बेबी होता है तब जाकर टेस्टिस उतर के इंगुइनल कैनाल की मदद से कहाँ पर आता है? स्क्रोटम सैक में आता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब। देखिए नोट लिखा हुआ है एक, इन ह्यूमन बेबी अप टू 7th month ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल। मतलब 7 मंथ का बच्चा जब पेट में होता, माँ के गर्भाशय में होता है, तब टेस्टिस उतर करके कहाँ आती है? स्क्रोटल सैक में आती है, मतलब इंट्रा एब्डोमिनल कंडीशन में आता है। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या होता है? फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। ऑर्किडोप्लेक्सी सर्जरी टू करेक्ट क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, मतलब इसकी क्रिप्ट ऑर्किडिज्म मतलब सर्जरी करके स्क्रोटम में टेस्टिस को लाया जाता है। सिन ऑर्किडिज्म क्या होता है? यहाँ पे जब एब्डोमिनल कैविटी में ही जब टेस्टिस फ्यूज़ हो जाता है तब इसको सिन ऑर्किडिज्म कहते हैं। मोनो ऑर्किडिज्म
ओनली प्रेजेंस ऑफ ओनली वन टेस्टिस, सिर्फ एक ही टेस्टिस वहाँ पर होगी। पॉलीऑर्किडिज्म में प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू टेस्टिस, टू टेस्टिस से वहाँ पे ज़्यादा होगा। ऑर्किडाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में जब जलन की होती है तब इसको ऑर्किडाइटिस कहते हैं। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। इंग्विनल हार्निया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ये एब्डोमेन है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, और ये इंग्विनल कैनाल है, ये स्क्रोटम है, और ये टेस्टिस है, और ये जुड़ा हुआ है स्क्रोटम सैक से, किसकी मदद से, गुबर्नेकुलम के से जुड़ा रहता है। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्क्रोटल सैक है। और कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हैवी लिफ्टिंग कर लेते हैं, क्रॉनिक कफिंग हो जाती है, किसी को लंबे समय तक खांसी आ रही है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो ये इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन क्या होता है, इंग्विनल कैनाल में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंग्विनल हार्निया। प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन इन इंग्विनल कैनाल किस वजह से हो सकता है, हैवी लिफ्टिंग, क्रॉनिक कफिंग, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है इंग्विनल हर्निया। ये स्ट्रक्चर है, ज़रा सा देख लीजिए आप। स्क्रोटल सैक है, गुबर्नेकुलम से ये टेस्टिस अटैच है, फिर ये एपिडाइडिमिस है, और फिर एपिडाइडिमिस से ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ होता हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं क्या कह रहा है। ये डिफरेंट टाइप की आपको मसल्स दिखाई गई हैं। इंग्विनल कैनाल है, ये टेस्टिस है, ये एपिडाइडिमिस है, ये वास डिफरेंस है, और यहाँ पे आपको वेन्स आर्टरीज दिखेंगी, वेन्स दिखेंगी, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस दिखेंगे, ये यहाँ पे दिखेगा क्रिमिस्टल मसल्स और डार्टस मसल्स, ये सारी मसल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड से ये अटैच रहता है। ठीक है, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो होता है वो, जैसे यहाँ पे आर्टरीज और वेन में ब्लड का सप्लाई होता है, गरम खून आएगा, फिर नॉर्मल ठंडा खून इधर से जाएगा, तो इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस होता है जो कि थर्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। और यहाँ पे कुछ स्वेट ग्लैंड्स वगैरह भी होती है स्क्रोटम सैक में, जो कि थर्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। स्क्रोटम के बारे में देख लेते हैं। स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कैरी टेस्टिस इसमें उपस्थित होती है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, मतलब फिर 34.5 या 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो पाएगी। तो ये आगे आप पढ़ेंगे, थर्मोरेगुलेशन इन टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए थर्मोरेगुलेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन लोग इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे इसमें कौन हेल्पफुल होता है, स्वेट ग्लैंड, क्रिमिस्टर मसल, डार्टस मसल, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ टेस्टिकुलर वेन्स अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरीज। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए क्रिमिस्टर मसल्स, ये स्वेट ग्लैंड है, और ये पूरा सिस्टम है, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस है, क्रिमिस्टर मसल्स है, और टेस्टिकुलर वेन्स है, डार्टस मसल्स है, स्क्रोटल सैक, टेस्टिस, ये सब इसमें हेल्प करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, फीमेल के केस में अलग होता है, मेल के केस में अलग होता है। ये जो स्टार्ट होगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होगा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कितने दिनों में कंप्लीट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 74 डेज में। इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होगा,
मेल जर्म सेल या स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोजेनिक सेल जो होगी वो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगी। फिर स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटिड से मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, फिर वो स्पर्म में बदल जाता है, डेवलप होकर के वो स्पर्म बना लेता है। यहाँ पे देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिया है। बाहर इधर जो दिख रहा है वो जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और बीच बीच में आपको यहाँ पे सर्टोली सेल्स दिख रही हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होती हैं। पहले वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी, फिर सेकेंडरी, और फिर स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी, फिर स्पर्मेटिड बनाएंगी, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाएंगे। सर्टोली सेल क्या होते हैं, सस्टेनकुलर सेल भी कहते हैं इनको, नर्स सेल भी कहते हैं। ये डेवलपिंग जो स्पर्म होते हैं उनको ये न्यूट्रिशन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये अभी आप फिर से देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नोन एज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नोन एज स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझने के लिए ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे जर्म सेल है जो कि 2n कंडीशन में है। ये देखिए जर्म सेल है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है, माइटोटिक डिवीज़न होगा और बनेगा स्पर्मेटो, मतलब क्या बनाएगा ये, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बन गया, फिर स्पर्मेटोगोनिया फिर बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये इसकी ग्रोथ फेज होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, फिर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे सेल्स बन जाएंगी, प्राइम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगी, फिर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा। फिर इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पर्मेटिड बन रहे हैं जो कि एन की फॉर्म में है, क्योंकि मियोसिस हो गया यहाँ पे, तो एन की फॉर्म में स्पर्मेटिड बन गए। फिर यही स्पर्मेटिड आगे चल के मेटामॉर्फोसिस करके क्या बना लेंगे, स्पर्म बना लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म जो बन रहा है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और जो ये प्रोसेस चल रही है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये प्रोसेस जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस जो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रोसेस है। और फिर यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। और ये कैसे बना है, स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस हो गई। यहाँ पे आपको याद रखना है, पहले गोनिया बना, मतलब स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर टिड, स्पर्मेटिड बना। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से क्या बन गया, स्पर्म बन गया। इस स्पर्म को पोषण देने का कार्य कौन करेगा, नर्स सेल या सर्टोली सेल्स यहाँ पे कार्य करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप और देख लीजिए। एक इजेकुलेशन होता है, 1 इजेकुलेशन में 2 to 4 ml सीमेन रिलीज होता है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 100 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अजोस्पर्मिया मेल की कंडीशन है, यहाँ पे क्या होगा, किसी भी प्रकार का स्पर्म नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इज नोन एज अजोस्पर्मिया। दूसरा है ओलाइगोस्पर्मिया, यहाँ ओलाइगो का मतलब फ्यू, मतलब लो काउंटिंग ऑफ स्पर्म। मेल जेनिटेलिया जो होता है पेनिस होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेल जेनिटेलिया पेनिस, ये इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और ये होमोलोगस होता है फीमेल के क्लाइटोरिस से। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल जेनिटेलिया, ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, स्पर्म को फीमेल जेनिटेलिया में ले जाने का कार्य करता है। कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, यहाँ पे 2 टाइप्स के इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। इसका टीएस देखते हैं, कट करते हैं अगर हम, तो कार्पोरा कैवर्नोसा पाया जा रहा है, इसकी डॉर्सली होता है, ये 2 पाया जा रहे हैं, और है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, वेंट्रल साइड में एक ही पाया जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको कैस्ट्रेशन कहते हैं। ये
बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी में क्या क्या होता है? नो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं। अगर आप मैच्योरिटी से पहले हटा देते हैं इसको तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट नहीं होता है। वॉइस जो होती है वो हाई पिच्ड हो जाती है। पेल्विक बोन जो होते हैं ब्रॉडर हो जाते हैं। शोल्डर जो होते हैं ब्रॉड नहीं हो पाते हैं। और ये कैरेक्टर यूनच जो होते हैं उनके कैरेक्टर शोज करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं यूनोई कॉर्डिज्म कहते हैं। यूनोई कॉर्डिज्म कहते हैं। प्यूबर्टी के बाद अगर आप टेस्टिस को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफेक्ट विल बी स्पर्मेटोजेनेसिस। सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो अफेक्टेड होगी। अगर आप टेस्टिस को मैच्योरिटी से पहले हटा देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो रही है? वो ये हो रहा है। जो अगर बाद में करते हैं तो ये प्रोसेस होगी। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो अफेक्ट होगी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इजेकुलेशन क्या होता है? कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ सीमेन। सीमेन का फोर्सफुली बाहर की तरफ निकलना, एक्सपल्शन। ठीक है। इंसेमिनेशन, रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड फीमेल जेनिटेलिया, इनसाइड इजेकुलेशन। ठीक है। इमिशन क्या कहलाता है? रिलीज ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ सीमेन बिफोर इजेकुलेशन, इमिशन कहलाता है। नॉक्टर्नल इमिशन क्या कहलाता है? नाइटफॉल। ये है मेल सेक्सुअल एक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन। क्या होता है? इन इन्फ्लुएंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर वहाँ पे क्या होता है? रिलीज ऑफ NO, वॉन्डरिंग ड्रग कहते हैं जिसको नेचुरल वैग्रा भी बोलते हैं। और जो नेचुरली है सिल्ड एनाफिल करके आती है मार्केट में। नेचुरल वैग्रा जो होता है NO, वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ पेनिस। फिर पेनिस फिल्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, लार्ज अमाउंट में ब्लड उसमें भर जाता है पेनिस में। फिर पेनिस बिकम स्टिफ एंड इरेक्ट, पेनिस क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है। फिर SNS को सिग्नल जाता है, फिर वहाँ पे इजेकुलेशन हो जाता है। ठीक है। इरेक्शन ऑफ पेनिस इज नर्वस फिनोमिना नॉट हार्मोनल। ये नर्वस फिनोमिना होता है, यहाँ पे हार्मोनल फिनोमिना से संबंधित नहीं होता है। ठीक है ना। कौन इसको वो करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेक्सुअल एक्ट होता है वो इरेक्शन होता है पेनिस का, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। यहाँ पे हार्मोन्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पोटेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या कहलाता है? अगर पेनिस वो नहीं हो पा रहा है, उसको इरेक्ट नहीं हो पाता है तो उसको क्योर कर सकते हैं वाइग्रा के माध्यम से। सिल्ड एनाफिल कंटेन्स नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इससे आप इसको क्योर कर सकते हैं। मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मैचुरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म का कार्य करता है। एपिडाइडमिस क्या काम करता है? एपिडाइडमिस कार्य करता है प्राइमरी स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म, स्टोर स्पर्म फॉर 2-3 months, ये कार्य करता है। इस वास्ट डिफरेंस क्या कार्य करता है? स्पर्म डक्ट होती है ये, सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। एपिडाइडमिस क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज होता है और वास्ट डिफरेंस होता है सेकेंडरी स्टोरेज होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? चलिए देखते हैं। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल की संख्या 2 होती है। ये सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। 60% फ्लूइड जो होता है वो
सीमेन का जो लगभग फ्लूइड होता है वो 60% ये सेमिनल वेसिकल ही बनाता है। इसमें कौन कौन होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड अल्कलाइन फ्लूइड, यूट्रस मस्कुलैटिस, यूटराइन मस्कुलरिस का कार्य करता है। ये अल्कलाइन फ्लूइड को स्रावित करता है। फ्रक्टोज जो कि सिर्फ और सिर्फ सीमेन में ही पाया जाता है और अदर में नहीं पाया जाता। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? इसकी संख्या 1 होती है। ये सीमेन का 25% कंट्रीब्यूट करता है। इस यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, फैब्रिनोजन। फैब्रिनोजन क्या करता है? क्लॉटिंग ऑफ सीमेन इन फीमेल वजाइना। फैब्रिनोलाइसिन क्या करता है? लिक्विफाइंग सीमेन टू रिलीज स्पर्म। सेमिनोप्लाज्मिन, और ये क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, pH 6.8 के लगभग होता है। ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं जिसको। इसकी संख्या 2 होती है। ओपन्स इन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ठीक है। डज नॉट कंट्रीब्यूट इन सीमेन फॉर्मेशन। सीमेन के फॉर्मेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सिक्रीट अल्कलाइन म्यूकस ड्यूरिंग sexual stimulation. Secretion of this gland occurs first. Neutralize acidic environment of male urethra and female vagina. Provide lubrication of urinogenital duct for easy passage of sperm. ठीक है। ये लुब्रिकेशन का कार्य करता है, न्यूट्रलाइजेशन का कार्य करता है और अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर सीमेन के बारे में बात करते हैं। सीमेन क्या होता है? अल्कलाइन फ्लूइड होता है, pH 7.5 होता है। फ्लूइड पार्ट में सेमिनल प्लाज्मा लगभग होता है 90% और सीमेन में स्पर्म होता है 10%। कंट्रीब्यूटेड बाय टेस्टिस के द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है। और सेमिनल प्लाज्मा या फ्लूइड पार्ट का रोल क्या होता है? सेमिनल वेसिकल 65%, प्रोस्टेट ग्लैंड 25%, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पे जर्म सेल होता है, जर्मिनल एपिथीलियम सेल होती है और अंदर की तरफ सर्टोली सेल होती है। जर्मिनल एपिथीलियम ही क्या करता है? ये क्या बनाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करता है। ठीक है। और इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग स्पर्म होता है, इसको न्यूट्रिशन देने का कार्य सर्टोली सेल्स करती हैं। ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम, जर्म सेल, सर्टोली सेल। जर्म सेल या स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोजेनेटिक सेल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ये सर्टोली सेल सपोर्टिंग सेल, नर्व सेल या सस्टेनकुलर सेल कहते हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। डेवलप फ्रॉम यॉक सैक से डेवलप होता है। इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। लीडिंग सेल जो होती हैं वो मेल हार्मोन का सिक्रीशन करती, जो इंटरस्टिशियल सेल्स थी वो, उनको लीडिंग सेल भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स दोनों ही सेम है और ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं और एंड्रोजन का स्राव करती हैं। ठीक है। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। बीबीबी क्या है? ब्लड टेस्टिस बैरियर, secrete androgen binding protein, secrete मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, secrete inhibit FSH। ठीक है। सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस का सेक्शन है, इसको मैं आपको कल बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं बताऊंगी आपको।